तो अब हम देखते हैं निलंबित कुंडली धारामापी। हमने सुबह इसके पहले वाले आपको वीडियो में बताया था कि धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत परिपथ में धारा के संसूचन के लिए काम में आता है, यानी धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। अब हम ये देखते हैं कि धारामापी दो तरह के होते हैं। धारामापी में दो चीज़ें होती हैं, एक कुंडली होती है और एक चुंबक होता है। तो हमारे पास दो तरह की धारामापी, एक निलंबित कुंडली धारामापी, एक कीलकृत कुंडली धारामापी। दोनों तरह की धारामापी ही ऐसी धारामापी है जिसमें कुंडली घूमती, इसलिए चल कुंडल धारामापी के प्रकार है। तो यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये एक कुंडली होती है। तांबे के तारों को, विद्युत रोधी तारों को एक फ्रेम होता है आयताकार, ठीक है। इस आयताकार फ्रेम के ऊपर तांबे के तारों को ऐसे लपेटकर, और या तो वृत्ताकार होता है या आयताकार, इसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर इस कुंडली को बनाया जाता है। इस कुंडली का जो एक सिरा है, या ये कहो कि कुंडली को, ये एक तार है, ये पत्ती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। कौन सी है ये? फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक पत्ती के द्वारा इस कुंडली को एक T1 पेच की सहायता से, और बीच में एक समतल दर्पण होता है, उसकी सहायता से इसको लटका दिया जाता है। इसका दूसरा सिरा जो होता है वो T2 पेच से कसा होता है ना। T1 और T2 पेच के बीच में ये कुंडली और एक फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो तार है वो इसमें लटका रहता है। दर्पण का काम ये होता है, आप जानते हो दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो दर्पण उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इस कुंडली को एक चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है, जिस नाल चुंबक के दो ध्रुव खंड होते हैं, एक N और एक S। हम जानते हैं चुंबक में N और S दो ध्रुव होते हैं। तो ये अलग अलग नहीं है, वास्तव में जुड़े हुए, पर चित्र की सहायता से ऐसा लगाने से अलग, वास्तव में क्या है, जुड़े हुए हैं। इस तरह का होता है नाल चुंबक। घोड़े की जो नाल होती ना, और शिशु घोड़े के जो पैर होते हैं, खुर होते हैं, उसमें एक नाल एक लगा रहता है, उसे कहते हैं, एक लोहे की पत्ती होती है, उसे नाल कहते हैं। तो इसके आकार के चुंबक होते हैं, इसलिए इनको हम नाल चुंबक कहते हैं। और नाल चुंबक के ध्रुव खंड कहते हैं, यानी दो खंड हो गए, ध्रुव, दो अलग अलग ध्रुव हो गए, N और S। इसके बीच में ये आयताकार पट्टी रहती है। इसके बीच में एक क्या होता है, नग लोहे का एक बेलन होता है, गोला होता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें प्रबल रहता है, क्योंकि इसकी पारगम्यता बहुत अधिक होती है, विद्युतशीलता बहुत अधिक होती है। इस कारण से आसानी से चुंबकीय बल रेखा इसमें आसानी से एक से दूसरी तरफ निकल जाती है। तो क्रोड का ये काम होता है। अब हम ये देखते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी में दर्पण पर क्या होता है, लैंप पैमाना व्यवस्था के द्वारा जब इस पर प्रकाश को आपतित किया जाता है, इस पर, तो उस आप प्रकाश के आपतन से जब इस पर धारा, चूंकि कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली घूमेगी। उसी टाइम पे लैंप पैमाना व्यवस्था के द्वारा क्या होगा, इस पर जो प्रकाश पड़ रहा होता है, ये कुंडली घूमने से ही घूमेगा, दर्पण घूमेगा। दर्पण घूमने से क्या होगा, प्रकाश की जो किरण है वो अगर थीटा कोण से दर्पण घूम जाता है तो प्रकाश की परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो लैंप पैमाना व्यवस्था के द्वारा हम इसका मापन कर लेते हैं, जिसकी सहायता से आगे हमें इसके आपके मापन में सहायता मिलती है। हम मापन लैंप पैमाना व्यवस्था के द्वारा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है निलंबित कुंडली धारामापी हो, चाहे वो दूसरे तरह का जो धारामापी है आपका कीलकृत कुंडली, दोनों का सिद्धांत एक ही है। और वो सिद्धांत क्या है वो हम बताते हैं आपको। तो अब हम देखते हैं निलंबित कुंडली धारामापी हो या कीलकृत कुंडली धारामापी है, उसका सिद्धांत समझने के लिए हम यहाँ कुंडली के चित्र पर वापस आते हैं। हम ये देखते हैं जब किसी कुंडली में धारा प्रवाह की जाती है। इसके पहले वीडियो में हमने कहा था कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपने रखा है, उसमें आप धारा का प्रवाह करते हो, तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगता है, और उस बल आघूर्ण के कारण ये कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। तो जब इस कुंडली में धारा प्रवाह की जाएगी, धारा प्रवाह के कारण ये कुंडली में घूमेगी, इस बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण के कारण ये घूमेगी। जब ये कुंडली घूमेगी, कोई चीज किसी चीज के साथ फिक्स जब वो घूमेगी, तो इसके साथ क्या बना हुआ है, ये तार बना हुआ है फॉस्फर ब्रांच का। ये तार क्या होगा, ये घूमेगा। जैसे मान लो किसी चीज से तुमने रस्सी से कोई चीज लटका दी, इसे घुमाओगे तो रस्सी भी घूमेगी, रस्सी घूमेगी तो रस्सी में क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऐंठन, मरोड़ उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तार में कुंडली के घूमने के साथ इसमें एक मरोड़ उत्पन्न हो जाती है, और उस मरोड़ के कारण इस पर एक, इसके ठीक विपरीत दिशा में, जिस दिशा में ये बलाघूर्ण लग रहा है, इस बलाघूर्ण को, कौन सा बलाघूर्ण, जब हम धारा प्रवाह कर रहे हैं कुंडली में, तो उससे एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। जो बलाघूर्ण इस कुंडली को घुमाता है, उस बलाघूर्ण को हम
विक्षेपक बलागुण कहते हैं। विक्षेपक को अंग्रेजी में कहते हैं, विक्षेप को डिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्लेक्शन से बना डिफ्लेक्टिंग, और हम 3 अक्षर यूज करते हैं बलागुण में, शुरू के 3 DEF यानी डिफ्लेक्टिंग। तो डिफ्लेक्टिंग बलागुण, विक्षेपक बलागुण क्या करेगा, कुंडली को घुमाएगा, यानी इसमें विक्षेप उत्पन्न करेगा। तो जब ये घूमेगी तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती और इन स्प्रिंग में क्या होगी, मरोड़ उत्पन्न हो जाएगी, और इस मरोड़ के कारण क्या है, एक और बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, बल युग्म उत्पन्न होगा, जो इस बल आघूर्ण के ठीक विपरीत दिशा में होगा, जो इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो जब जैसे जैसे कुंडली घूमेगी इसमें मरोड़ उत्पन्न होगी, मरोड़ वाला बलागुण इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो जिस स्थिति में दोनों बलागुण बराबर होंगे उस स्थिति में ये कुंडली जाके रुक जाएगी। अब कुंडली में जो घूर्णन है, कुंडली में जो डिफ्लेक्शन है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि धारा का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसका विक्षेप होगा, उतनी ज्यादा कुंडली घूमेगी, उतना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो वो मुख्य रूप से धारा की मान है। धारा का मान अधिक होगा तो डिफ्लेक्शन का मान ज्यादा होगा, धारा का मान कम होगा तो डिफ्लेक्शन का मान कम होगा। हम देखते हैं विक्षेपक बलागुण, तो हमें ध्यान इसमें याद क्या रखना है, विक्षेपक बलागुण को कहते हैं हम टाउ DEF। जब ये बराबर हो जाता है टाउ R के, टाउ R यानी ऐंठन के कारण बलागुण, जिसे हम प्रत्यानयन बलागुण कहते हैं, जब ये हो जाता है तो इसे कहते हैं संतुलन की अवस्था। तो हमें करना क्या है, सिद्धांत क्या है, जब दोनों बलागुण बराबर होते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाह होती है, कुंडली घूमती है। दोनों बलागुण जब बराबर होते हैं तो कुंडली संतुलन की अवस्था में आ जाती है। कब आती है संतुलन में, तो कब जाती है कुंडली, जब दोनों बलागुण हो जाते हैं एक दूसरे के बराबर। तो अब उसके लिए हमें सिद्धांत ज्ञात करना है कि जो इसका जो विक्षेप है, उस विक्षेप से हम धारा का मापन कैसे करेंगे। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य क्या है, इस धारा मापी की सहायता से धारा का मापन करना है। करो। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, सूत्र की स्थापना करनी, यानी हमें इसका सिद्धांत ये कहता है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे हम विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं। विक्षेपक बल आघूर्ण का मान प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। धारा का मान जितना ज्यादा होगा, विक्षेपक बल आघूर्ण का मान उतना ज्यादा होगा। इसके पहले वाले सूत्र में हमने देखा था कि किसी कुंडली आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, उस बल आघूर्ण का मान ये रहा, टाउ DEF बराबर NIAB sin थीटा। और यहाँ थीटा बराबर हमेशा 90 डिग्री होता है। उसका कारण ये है कि ये जो ध्रुव खंड है ये इनकी बनावट होती है इस तरह की कि यहाँ से कुंडली जिस किसी भी स्थिति में होती है, हर स्थिति में कुंडली का जो अविलंब है और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का कोण हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री। इस तरह से इनको काटा जाता है और इन्हें कहा जाता है ध्रुव खंडों को कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्यीय है। त्रिज्यीय यानी त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंबे यानी 90 डिग्री पर। तो ये हमेशा थीटा क्या रहता है, इसका हमेशा 90 डिग्री। इस तरह की इन ध्रुव खंडों की, इस चुंबक के ध्रुवों की बनावट होती है कि हमेशा थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री। और थीटा किसके बीच का है, ए और बी के बीच का कोण। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टाउ डिफ्लेक्शन क्या हो गया, NIAB, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा कौन सा उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बलागुण या ऐंठन बलागुण, टाउ R मीन्स रीस्टोरिंग प्रत्यानयन, C इंटू फाई के, जहाँ फाई क्या है, जो इसमें ऐंठन उत्पन्न हुआ है वो ऐंठन कोण है, और C क्या है, एकांक रेडियन कोण के लिए बल युग्म, यानी एकांक पे बल युग्म C। तो फाई पे C इंटू फाई, तो टाउ R बराबर C इंटू फाई। ये टाउ R बराबर C फाई कैसे आया, टाउ R बराबर C फाई ऐसे आया कि भाई जो बल युग्म है टाउ R है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं टाउ R, ठीक है। तो वो समानुपाती किसके है, फाई के, यानी ऐंठन बल युग्म के समानुपाती है। अगर हमने इसको समानुपाती को चिन्ह हटा दिया तो सी आ गया, एक नियतांक है, एकांक रेडियन कोण के लिए बल युग्म जिसे कहते हैं। कुंडली की संतुलन की अवस्था में टाउ डिफ्लेक्शन का मान टाउ R के बराबर, यानी विक्षेपक बलागुण का मान आपके ऐंठन बलागुण के बराबर होता है, तब जाके वो कुंडली संतुलित हो जाती है। संतुलित हो जाती है यानी वो फिर घूमती नहीं है, रुक जाती है उस स्थिति में। तो NIAB इसका मान है और इसका मान टाउ R का मान C फाई है, तो ये दोनों बराबर हो गए। हमें निकालना क्या है, धारामापी से धारा का मान, तो यहाँ I बराबर NAB का भाग हो गया C/NAB। ये C क्या है, एक नियतांक है, NAB ये किसी इस धारामापी के लिए नियतांक होते हैं, जैसे हम धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं।
यानी हमें धारामापी में किसी तरह का कोई परिवर्तन करना है तो इन चीजों में परिवर्तन करने से हम धारामापी में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं धारामापी का परिवर्तन गुणा। तो आई बराबर ये आ गया, इसकी जगह हमने के ले लिया, तो आई बराबर के फाई, बराबर का चिन्ह हटाया, के हटाया, तो इसकी जगह समानुपाती आ गया, आई समानुपाती फाई। फाई क्या है यहाँ पे, ऐंठन कोण। इसका मतलब आई किस समानुपाती किसके, ऐंठन कोण। ऐंठन कोण जितना ज्यादा कम होगा जब धारा का मान ज्यादा होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा इसमें ऐंठन कोण होगी। तो लैंप पैमाना अवस्था के द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं, और इस तरह से हम इस धारामापी की सहायता से ये जो डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन हम उससे पता कर लेते हैं किससे, लैंप पैमाना अवस्था। वो आपकी विधि अब इसमें है नहीं, तो लैंप पैमाना अवस्था के द्वारा हम फाई को गणना कर लेते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा फाई के इंटू के। हम इस तरह से इस धारामापी की सहायता से धारा का मापन कर सकते हैं। धारामापी की सुग्राहिता। तो धारामापी की हम सुग्राहिता किसको कहते हैं, अगर हम धारामापी से क्या है, हम एक तो बनाते हैं वोल्ट मीटर जो विभव को मापता है, और एक बनाते हैं हम अमीटर जो धारा को मापता है। तो किसी भी चीज की सुग्राहिता, हम धारामापी नहीं, थोड़ा सा सुग्राहिता देख लें। सुग्राहिता होती है, हम अंग्रेजी में सेंसिटिविटी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि वातावरण में जैसे ही मौसम बदलता है, लोगों का मौसम बदलने लग जाता है, यानी कि लोगों को, किसी को जुकाम हो जाएगा, किसी को सर्दी हो जाएगी, तो हम क्या कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, यानी थोड़ा सा परिवर्तन होने पे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर आना, उसे कहते हैं हम सेंसिटिव। तो धारामापी की सुग्राहिता का मतलब है कि धारामापी में अगर हम थोड़ी सी धारा प्रवाहित करें, और इस धारामापी का ये जो पॉइंटर है, संकेतक है, जो इस तरह से घूमता है या तो इधर घूमता है, थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने पर उसमें पर्याप्त विक्षेप आ जाए, यानी वो ज्यादा घूम जाए, ठीक है, थोड़ा सा ही धारा प्रवाह करने पर उसमें क्या है, पर्याप्त विक्षेप आ जाए, या उसमें पर्याप्त क्या है, उसमें घुमाव आ जाए, जिसे हम डिफ्लेक्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम कहते हैं कि वो धारामापी अच्छा सुग्राही है। यानी धारामापी की कुंडली में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करें, या कुंडली के सिरों पर हम विभव लगा दें, ऐसी स्थिति में यदि धारामापी में पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस धारामापी की सुग्राहिता बहुत अच्छी है। आप समझ गए, थोड़े से परिवर्तन से बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर आना, उसे कहते हैं हम अच्छा सुग्राही। तो अब हम देखते हैं धारामापी की सुग्राहिता में दो तरह की सुग्राहिता होती है, एक तो धारा सुग्राहिता होती है और एक वोल्टता सुग्राहिता होती है। तो सबसे पहले हम धारा सुग्राहिता के बारे में देखते हैं कि धारा सुग्राहिता क्या होती है। हमने देखा था धारा आई बराबर होता है C/NAB इंटू फाई के, जहाँ C/NAB का मान था K के बराबर इंटू फाई के। अब यहाँ धारा सुग्राहिता SN सेंसिटिविटी, I मीन्स करेंट, धारा SI बराबर फाई बटे आई, ठीक है। आई का मान थोड़ा होगा तो SI का मान ज्यादा होगा, यानी धारा सुग्राहिता ज्यादा होगी। तो थोड़ी सी धारा पे पर्याप्त विक्षेप होगा तो धारा सुग्राहिता अधिक होगी। तो धारा सुग्राहिता को हम डिवीजन प्रति एम्पियर में मापते हैं, और जो φ/I के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ से हम φ/I निकालें, I/φ निकालेंगे तो C/NAB आएगा, तो φ/I में उल्टा हो जाएगा, NAB/C बराबर 1/K। तो धारा सुग्राहिता SI बराबर φ/I, इससे हमने निकाला है I बराबर C/NAB। अगर हम इसमें फाई का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, I/φ बराबर क्या आया, C/NAB, जबकि यहाँ पे क्या है φ/I, यानी उल्टा है, इसका उल्टा करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा NAB/C। तो NAB/C, और यहाँ K क्या है, इसमें K उल्टे में आ जाएगा तो 1/K हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ से फाई को ले गए तो यहाँ से भी फाई हट गया, तो फाई हट गया तो यहाँ I/φ बराबर K, तो φ/I बराबर 1/K, तो ये 1/K आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे पास इस SI को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो हम अंश की राशियों को बढ़ा दें, और या दूसरा हर की राशि को कम कर दें। हर की राशि कम करेंगे तो भी बढ़ेगी, अंश की राशि बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या हमारे लिए ठीक रहता है। SI को बढ़ाने के लिए, SI यानी धारा सुग्राहिता, N बढ़ाने यानी फेरों की संख्या बढ़ाने, क्षेत्रफल बढ़ाने कुंडली का, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दे, यानी हम बड़े बड़े ध्रुव ले लें, तो ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो कुंडली जो है वो ज्यादा मोटी हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कुंडली बड़ी होने से धारामापी का आकार बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल हम कुंडली का ज्यादा ले लें
तो भी धारामापी का आकार बढ़ेगा। और अगर हम ध्रुवखंड बड़े बड़े ले लें, शक्तिशाली ध्रुवखंड ले लें, शक्तिशाली चुंबक ले लें, तो भी हमें उस धारामापी का क्या बढ़ाना पड़ेगा, आकार बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए SI को बढ़ाने के लिए N, A और B को बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, Na भी हो गया, अब क्या बचा C। तो C को क्या कर सकते हैं हम, कम कर सकते हैं। तो C को कम करें तो SI का मान बढ़ेगा। तो अब देखो C का सूत्र क्या होता है। C जो होता है, आपको हमने बताया था कि ये क्या होता है, एकांक जो है ऐंठन पर बल युग्म होता है। तो ये C बराबर होता है पाई, ये N नहीं है, ईटा है, इस तरह का साइन है, इसे हम ईटा कहते हैं। ठीक है, तो ये पाई ईटा r⁴/2l, जहां ईटा क्या है, उसका दृढ़ता गुणांक है उस तार का। और तार काय का है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का है। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक आपका एलॉय है, मिश्र धातु है। ठीक है, तो C अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए C अगर बढ़ाना है, C अगर हमें कम करना है तो ऐसा ही बढ़ेगा। अगर हमें C को बढ़ाना है तो R को कम करना पड़ेगा। तो यदि हमने R को कम किया, ठीक है, C को बढ़ाना है तो R को कम नहीं, C को घटाना है। C को अगर हम कम करना चाहते हैं, यानी ये मान हम कम करना चाहते हैं, तो अंश की राशि कम करेंगे तो ये कम होगा, इस राशि को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। तो हम क्या करें, R का मान कम रखें। R यानी त्रिज्या, त्रिज्या कम होगी तो तार कैसा होगा, पतला। त्रिज्या ज्यादा होगी तो तार कैसा होगा, मोटा। तो यदि हम पतला तार ले लें तो C का मान कम होगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, C को घटाने के लिए R क्या ना होना चाहिए, तार होना चाहिए पतला। दूसरा, अगर हम लंबाई बढ़ा दें तो C कम हो जाएगा, तो तार कैसा होना चाहिए, लंबा। एक तो होना चाहिए पतला और एक होना चाहिए लंबा। तो जो फॉस्फर ब्रॉन्ज हम क्यों लेते हैं वो भी समझ लो। फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए ईटा का मान कम होता है, इसलिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल करते हैं तार बनाने के लिए, इस धारामापी के लिए। तो ईटा का मान कम हो गया, आर का मान कम हो गया, एल का मान बढ़ गया। यानी हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज ली तो ईटा कम हो गया, पतला तार लिया तो आर कम हो गया, लंबाई ज्यादा ले ली तो लंबाई ज्यादा लेने से तार लंबा हो गया, लेकिन C का मान कम हो गया। C का मान कम होने से इस धारामापी की शीघ्रता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इस धारामापी की शीघ्रता को बढ़ाने के लिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज का लंबा और पतला तार उपयुक्त होता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस धारामापी में क्या है, चूंकि लंबा ले लिया तार, पतला ले लिया, तो इस धारामापी का ये दोष हो गया कि अब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर इस धारामापी को ले जाना चाहते हो तो चूंकि इसका तार लंबा और पतला होता है और किसी चीज से लटका रहता है और उस पर दर्पण भी होता है, कुंडली भी होती है, तो इसके टूटने का खतरा बना रहता है। इसलिए इस धारामापी के लिए ये दोष हो गया कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे ले जाते हो, तो ये इसका दोष है कि इसके पॉइंटर का, ये उसका तार के टूटने का खतरा रहता है, तो इसलिए इसका उपयोग हम कम करते हैं।